नमस्कार, मैं चांदनी और आप देख रहे हैं अपना अररिया न्यूज़। अपना अररिया न्यूज़, एक नज़र हर खबर। नमस्कार, मैं अनुराग श्री और आप देख रहे हैं अपना अररिया न्यूज़। और अभी जैसा कि आप सभी को मालूम है, विधानसभा चुनाव का दौर चल रहा है। सभी नेता और जितने भी उम्मीदवार हैं सभी दमखम लगाए हुए हैं, हर जगह पे चुनावी सभा कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। इसी कड़ी में मैं आज एलजेपी के उम्मीदवार अररिया विधानसभा 49 एलजेपी के उम्मीदवार चंद्रशेखर सिंह बब्बन जी के साथ हूँ और इनसे आज रूबरू करवाते हैं आपको और कई सारे सवाल जो आप सभी के मन में चल रहे होंगे। उन सारे सवालों को मैं इनके समक्ष रखता हूँ और इनसे जानते हैं कि ये जो आज 49 विधानसभा से जो उम्मीदवारी के लिए तैयार हैं पूरे दमखम के साथ, और क्या मैनिफेस्टो है इनका, ये अगर चुनाव को जीतते हैं तो अररिया के विकास के लिए कौन कौन से कार्य को करेंगे। तो सबसे पहले स्वागत है सर आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। धन्यवाद सर आप लोग का। तो सर आपका क्या मैनिफेस्टो है, यदि आप ये चुनाव को जीत जाते हैं तो कौन कौन से विकास के कार्य करेंगे जो यहाँ के अररिया के लोगों के लिए बेहतर होगा। सबसे पहले यहाँ के युवाओं का मूलभूत समस्या है, कोई भी तकनीकी या जनरल भी शिक्षा का जो ग्रेड होता है, स्तर होता है, उसमें व्यापक आपको कमी नज़र आएगा। हम सबसे पहले आने वाले भावी पीढ़ी के भविष्य को संवारने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में और ख़ास करके अभी का जो वर्तमान मौजूदा स्थिति है, जिस परिवेश में लड़के को आगे बढ़ने में सहूलियत होगी, उसको हम आधुनिक और तकनीकी शिक्षा से की ओर अग्रसर करवाएंगे। उसमें हम आमूलचूल परिवर्तन की दिशा में अग्रणी भूमिका का निर्वहन करेंगे। इसके बाद जो यहाँ की मूलभूत समस्या है बेरोजगारी की समस्या के लिए हम और नेता जैसा आश्वासन ये नहीं देंगे कि हम सरकारी जॉब सबको मुहैया करवा देंगे, वह मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है। लेकिन हम उसमें युवाओं को तकनीकी ज्ञान जो हम बताए, तकनीकी ज्ञान के माध्यम से उसे स्वरोजगार के दिशा में शिक्षा उपलब्ध करवाएंगे। और उसके लिए सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा बहुत सारा स्कीम है, जिसमें कि 50,000, लाख, 10 लाख और उससे ऊपर भी बैंक के द्वारा लोन आवंटित करवा करके उसका जो है छोटा मोटा कुटीर उद्योग या और भी बिजनेस के क्षेत्र में जो उसको ज्ञान प्राप्त हुआ है उस क्षेत्र में वह आगे बढ़े, अच्छा व्यवस्था के साथ जो है उन्नति करे। उसमें हम अपना अग्रणी भूमिका का निर्वहन करूँगा, जो मेरे बस की बात है। और यहाँ की किसान की सबसे बड़ी समस्या है बाढ़। बहुत मेहनत के साथ वह अपना खून पसीना एक करके फसल लगाता है, लेकिन नदी का व्यवस्था इस ढंग से यहाँ पर है, उस पर कोई समुचित बांध का व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण से यहाँ हजारों एकड़ ज़मीन का फसल किसान के मेहनत पर पानी फिर जाता है, वह बाढ़ के चपेट में आ जाता है। और कुछ व्यवस्था यहाँ पर इस ढंग से है कि किसानों को जागरूक नहीं किया जाता है जो फसल बीमा के लिए, जिसके कारण से उसका कमर टूट जाता है। उसको कोई भी अनुदान भी जो ढंग से, एक आंशिक अनुदान दे दिया जाता है। किसी का क्षति 5 लाख का है तो उसके लिए 6,000 की कितना है बाढ़ वाला में 6,000 सालाना तो किसान के लिए है। वो बाढ़ का क्षति के लिए एक तो लमसम मामूली राशि है। तो ये सब जो व्यवस्था है यहाँ की मूलभूत समस्या है, उसके लिए हम अपना जो है योगदान देंगे, वह हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता में होगा। और अररिया जैसे क्षेत्र में कुछ
नेता अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम करता है और उसका लाभ वो लंबे समय से ले रहा है। उसका मूल एजेंडा ही है जो सामाजिक जो सामंजस्यता है उसको हम छिन्न भिन्न कर देंगे तो हमको आसानी से वोट का ध्रुवीकरण हो जाएगा, उसके बल पर हम चुनाव जीत जाएंगे। इस खाई को सबसे अधिक आवश्यकता है अररिया विधानसभा में पाटने की। तो हम हिंदू मुस्लिम एकता को सुदृढ़ करेंगे, उसको एक दूसरे के प्रति पूर्ण विश्वास के और प्रेम का उसमें अपने पहल से उस कमी को दूर करवाएंगे और प्रेम उसके आपस में रहेगा जो यहाँ की आवश्यकता भी है और उसके विकास के लिए आवश्यक पहलू भी है। इसके साथ साथ जो जनरल रूप में स्वास्थ्य के क्षेत्र में आवश्यकता है, जो आज गरीब को जो छोटा मोटा भी उसको जांच का ज़रूरत पड़ता है, इलाज की आवश्यकता होती है, उसमें शिथिलता देखने के लिए मिलता है। या कोऑर्डिनेशन के अभाव के चलते कहिए या जनप्रतिनिधि के उदासीन रवैया के कारण से कहिए, क्योंकि यह सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ करके यहाँ अधिकांश चुनाव जो है जीता गया है आज तक। इस बार भी मुद्दा ये लोग का यही है। आज भी हमारे जो अन्य गठबंधन के प्रत्याशी हैं वो विरासत में उनको उम्मीदवारी मिली है, लेकिन हमें जो उम्मीदवार बनाया हमारे सम्मानित नेता परम आदरणीय चिराग पासवान जी ने, उन्होंने इस परिस्थिति में हमको बनाया कि जहाँ पर मुझे आर्थिक रूप से अभी के जो दौर चल रहा है उसमें हम योग्य नहीं हैं। आर्थिक पहलू हमारा कमज़ोर है, क्योंकि हम सदैव से गरीब मजदूर किसान उसकी लड़ाई लड़ते रहे हैं और सामाजिक क्षेत्र में हम लंबे समय से 37 साल से हम कोनो पद पर बैठ कर के जनता की सेवा किए हैं। हमें विरासत में यह जगह नहीं, हमारी कार्यक्षमता के आधार पर हमारे जैसे गरीब कार्यकर्ता को यह सम्मान दिलाने का काम परम आदरणीय चिराग जी ने किए हैं। उनके सूझबूझ के लिए हम प्रत्यक्ष रूप से भी उनका अभिवादन किए, अभिनंदन किए और बधाई दिए। जो आज तक हमें जहां हम काम किए वहां हमको वह सम्मान नहीं मिला, जो सम्मान उन्होंने यहां से खींच करके हमको पटना बुला करके हमको सम्मान दिलाने का काम किया। मैं उनके सम्मान के अनुरूप जनता के विश्वास पर खरा उतरने का काम करूंगा, उनके सम्मान को बढ़ाने का काम करूंगा और बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट जो उनका स्लोगन है, बिहार के सम्मान को बढ़ाने के लिए, अपने नेता के सम्मान को बढ़ाने के लिए और इस अररिया जिलावासी के सम्मान को बढ़ाने में अपना जीवन का अंतिम क्षण तक कुर्बान कर दूंगा। ये हमारा संकल्प है। हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी के अररिया जिला के जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश पोद्दार जी भी मौजूद हैं और इनसे भी जानते हैं जो अभी विधानसभा जो आगामी विधानसभा चुनाव है किस तरह की रणनीति को बना के ये काम कर रहे हैं और इनका कितना उम्मीदवार है। जैसे मान लीजिए अभी जैसा कि बता रहे थे कि ये एक उम्मीदवार जो है फर्जगंज से है और एक अररिया से है, तो किस तरह का तैयारी है चुनाव को जीतने की, आइए जानते हैं। ओम प्रकाश। धन्यवाद अनुराग श्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अररिया ज़िला में 2 विधानसभा जो है अररिया और रानीगंज विधानसभा, यहाँ हमारे उम्मीदवार हैं, लोजपा के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। अररिया में चंद्रशेखर सिंह बब्बन जी हैं और रानीगंज में परमानंद ऋषिदेव जी हैं। मैं अररिया के संदर्भ में आपने पूछा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए हमारे जो नेता हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी, उनका एक ही ध्येय है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। इस विज़न डॉक्यूमेंट्स को लागू करना है और अगर आप इस विज़न डॉक्यूमेंट्स को आप देखेंगे, इनके बारे में अगर आप जानकारी उपलब्ध करेंगे, ऐसे यह आज लागू किया गया है, तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि यह बेसिक जो मुद्दे हैं जो लोगों से जुड़े हुए हैं उनको इसमें समाहित किया गया है। जैसे
आप एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए कि हमारे यहाँ के बहुत सारे बच्चे कोटा में पढ़ने जाते हैं, बिहार के बच्चे कोटा में पढ़ने जाते हैं, और कोटा में जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं वो भी बिहार के हैं। और आपको यह जान के बड़ा हैरत होगा कि जो वहाँ व्यवस्था करते हैं, जो ऑर्गेनाइज़र हैं, वो भी बिहार के ही हैं। तो ऐसी क्या परिस्थिति है कि पढ़ने वाले छात्र बिहार के, पढ़ाने वाले शिक्षक बिहार के, व्यवस्था करने वाले व्यक्ति बिहार के, लेकिन यह सुविधा बिहार में उपलब्ध नहीं है। इसके लिए हमारे बिहार के बच्चों को कोटा जाना पड़ता है। तो बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट्स का जो उद्देश्य है वह ये है कि ऐसे माहौल को यहाँ पैदा करना, ऐसी परिस्थितियाँ बनाना ताकि जो हमारे बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं वो यहाँ पर पढ़ें। दूसरी बात, आप देखिए कि एक छोटी छोटी बात जिससे हमारी जनता परेशान होती है, एक रसीद अगर ज़मीन का कटाना हो तो क्या आप यह दावे से कह सकते हैं कि एक ज़मीन का रसीद कटवाने के लिए हमारे जो किसान भाई हैं उसको किसी दलाल के पास नहीं जाना पड़ता है? उसको दलाल के पास जाना पड़ता है, उनको बहुत सारी परेशानियों। ये तो कह दिया गया है कि ऑनलाइन व्यवस्था है, लेकिन उस ऑनलाइन व्यवस्था के अंदर खाने दलाली अभी भी जारी है। तो हमारे उम्मीदवार अगर जीतेंगे तो इन चीज़ों पर हम लोग रोक लगाएंगे। अफसरशाही, देखिए अफसरशाही एकदम अफसरशाही है। जो जनता से, देखिए प्रतिनिधि क्यों होते हैं? प्रतिनिधि का काम है कि अगर जनता की कुछ समस्याएं हैं वो अगर अफसर नहीं कर पा रहे हैं, हमारे किसी कार्यालय से नहीं हो पा रहा है, तो उसको लिंकअप करना प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि का काम है। उनके समस्याओं को विधानसभा और लोकसभा में उठाना जनप्रतिनिधि का काम है। लेकिन होता क्या है, एक ऑफिसर, एक पदाधिकारी के पास जब हमारी जनता या हमारे जो लोग हैं, गरीब पीड़ित हैं, वो जब समस्या लेके जाते हैं तो उसका समाधान वो करते नहीं हैं, और जनप्रतिनिधि का सुना ही नहीं जा रहा है इस सरकार में। तो ये एक बेसिक समस्या है। इन चीज़ों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। अब आप एक छोटी सी बात लीजिए कि आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी, और कह रहे हैं कि हमसे जो संभव था वो हमने किया। तो उनकी एक लिमिटेशन हो गई है। वो खुद कह रहे हैं कि हमसे जितना संभव था वो मैंने कर दिया। तो मैं यह सवाल करना चाहता हूँ नीतीश कुमार जी से, आदरणीय नीतीश कुमार जी से, कि क्या आपका लिमिटेशन इतना ही है? क्या आपके मस्तिष्क में, क्या आपके सोच में, जहन में विकास का इतना ही स्तर है? अगर इतना ही स्तर है तो हमको लगता है कि यह कम है। आप सिर्फ नली गली की बात करके विकास की बात नहीं कर सकते हैं। अभी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनसे हम लोगों को लड़ना है, तब हमारा बिहार जो है वो आगे बढ़ेगा। और इसी चीज़ को हम लोग जनता के सामने रख रहे हैं। हमारा एक मजबूत संगठन है यहाँ। दूसरा कि हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है कि इस बार झोपड़ी में फूल खिलाना है हम लोगों को, और झोपड़ी में फूल खिलेगा। जनता हम लोगों को, हमारे उम्मीदवार को पसंद कर रही है, और जनता यह मौका तलाश रही थी, जनता को मौका मिल नहीं रहा था। आज जैसे ही बब्बन जी का नाम आया तो लोगों में एक अलग सा उत्साह है कि नहीं, हमारे बीच के एक गरीब कार्यकर्ता को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने मौका दिया। बब्बन जी को यह पता है कि भूख में कितना दर्द होता है। बब्बन जी को पता है कि बच्चे को पढ़ाने के लिए कितना कष्ट होता है। बब्बन जी को पता है कि एक घर बनाने में कितनी तकलीफें उठानी पड़ती है। तो यह लोगों के कष्ट को समझेंगे। वो क्या समझेंगे जिनको विरासत हासिल है? वो क्या समझेंगे जो पहले से ही ज़मींदार हैं? सर मेरा एक सवाल है, जैसे कि आप बोले अभी कि झोपड़ी में फूल खिलाना है जी, तो यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं आप कि एनडीए से जो उम्मीदवार हैं वो अलग हैं और इधर एलजेपी से उम्मीदवार अलग हैं, तो ये क्या बात आप बोल दिए? देखिए मैंने झोपड़ी में कमल खिलाना है ये नहीं कहा, मैंने कहा झोपड़ी में फूल खिलाना है। और उम्मीदवार अलग हो सकते हैं। आपको पता होगा कि बहुत, मैं नाम अभी नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन बहुत बड़े विद्वान और किसी दल के ही बहुत बड़े नेता ने कहा था कि अगर आपका दल किसी वजह से अच्छे उम्मीदवार का चयन नहीं कर पाता है तो आपको अच्छे लोगों का चुनाव करना चाहिए, ताकि उस दल को भी यह समझ में आए। आप हमको एक बात बताइए कि गठबंधन की राजनीति है, तो गठबंधन की राजनीति ये पार्टी के लिए है ना, नेताओं के लिए है ना, ये जनता के लिए नहीं है ना। सत्ता में आने के लिए आप गठबंधन करते हैं, मैं मानता हूं, चलिए उसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जनता को क्या लाभ मिल रहा है? क्या बब्बन जी जैसे लोग मिल रहे हैं? क्या बब्बन सिंह जैसे लोग प्रतिनिधित्व करने का इनको मौका मिलता है उस गठबंधन में? ऑब्वियसली नहीं मिलता है।
आज बब्बन जी को मौका मिला है तो हम यह दावे के साथ कह सकते हैं कि ये जनता के बात को उठाएंगे। इसलिए झोपड़ी में फूल खिला, मुस्कुराना है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जिन लोगों को गरीब का दर्द समझ में आता है, जिनको पिछले जो कोरोना के वक्त में दर्द हुआ, 1500 किलोमीटर लोग पैदल चल के आए, नहीं भूलेंगे लोग। कहाँ थे 130 दिन तक नीतीश कुमार, कहाँ सोए हुए थे? जनता 1500 किलोमीटर पैदल चल के आ रही थी, लेकिन बिहार के सीमा में उसको घुसने नहीं दिया जा रहा था। क्यों? यह मेरा सवाल है। आप समझिए कि जिस वक्त में जनता को, जिस वक्त में हम लोगों को, आम लोगों को जिस वक्त में सरकार के मदद की जरूरत होती है, उस वक्त में सरकार पीछे थी। क्यों पीछे थी? क्या उस समय में यह दायित्व नहीं बनता था सरकार का कि मैं वह व्यवस्था बनाऊं ताकि हमारे आने वाले लोगों को तकलीफ ना हो? क्या यह नहीं किया जा सकता था? किया जा सकता था। तो फिर क्यों नहीं किया गया? इसलिए नहीं किया गया कि उनको दर्द पता नहीं है। दर्द पता होना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। अगर आप लोगों की सेवा करना चाहते हैं, लोगों का आप मदद करना चाहते हैं, लोगों को सुख सुविधाएं देना चाहते हैं, क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं है, आपको जमीन से उठे लोगों को प्रतिनिधित्व का मौका देना ही पड़ेगा, हर हाल में देना पड़ेगा। वो हमने दिया है, हमारे दल ने दिया, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया है। तो जो बेसिक पॉइंट्स है, आप एक साधारण सी बात देखिए, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, चक्कर काटते हैं लोग। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। अररिया में मेरे पास बहुत सारे ऐसे 80 लिस्ट मैंने जमा करवाया है एसडीएम साहब के यहाँ, हम अपने पार्टी के कार्यकर्ता से। क्यों? आखिर क्यों? क्या वृद्धा पेंशन, जो लोग 60 वर्ष से 80 साल के लोग हैं जिनको वृद्धा पेंशन नहीं मिल पा रहा, क्यों नहीं मिल पा रहा? क्या यह सवाल नहीं है? आप बड़ी बड़ी योजनाओं की बात करते हैं, लेकिन एक 80 साल का बूढ़ा आदमी, अगर उनको कुछ रुपए मिलते हैं तो उनको खुशी मिलती है, उनको एक जीने का सहारा मिलता है, वह आप उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं। और आप कह रहे हैं, बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, मैंने 15 साल में ये किया और फलाने ने 15 साल में ये नहीं किया। किसी ने 15 साल में क्या नहीं किया उससे हमको मतलब नहीं है। आप अगर अपने 15 साल की तुलना करते हैं तो मध्य प्रदेश से करिए ना, आप 15 साल की तुलना करते हैं तो महाराष्ट्र से करिए ना, आप अपने 15 साल की तुलना दिल्ली से करिए ना। क्यों आप ऐसे? तो आप छोटी लगे, अब एक मीटर की लकीर है, आप बड़ी लकीर बनाने के लिए 1.5 मीटर की लकीर बना दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ यही लकीर है क्या? आप तो यह दावा कर रहे हैं, आप खुद अपने स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि हमसे जितना संभव था हमने किया, मतलब आप आगे नहीं कर सकते हैं। तो भाई साहब, नौजवानों को मौका दीजिए ना, उनके पास विजन है, वह विकास करेंगे। आप नौजवानों को मौका दीजिए, वह विकास करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे। आप क्यों आज भी इसी आशा में उम्मीद लगा के जोड़ तोड़ के समीकरण में लगे हुए हैं कि फिर से मैं ही सत्ता का मालिक बनूं, मैं ही मुख्यमंत्री बनूं? आप तो कह रहे हैं कि मुझसे जो संभव था वो मैंने किया। तो अब तो युवाओं को मौका दीजिए। नरेंद्र मोदी भी पूरा खुल के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं नीतीश कुमार जी का। नरेंद्र मोदी जी हमारे आदरणीय हैं। नरेंद्र मोदी जी तो दर्द को समझते हैं। नरेंद्र मोदी जी के लिए दिल में जगह है। हनुमान जी हम अगर होते तो हम अपना सीना फाड़ के दिखाते। नरेंद्र मोदी जी सम्मानित नेता हैं। नरेंद्र मोदी जी गरीबों के लिए सोचते हैं। उसके अलावा नरेंद्र मोदी जी के पास और क्या विजन है? नरेंद्र मोदी जी सिर्फ और सिर्फ लोगों के बारे में सोचते हैं। उनके लिए अपना परिवार तो नहीं है, उनके लिए और कोई दूसरा बात तो नहीं सोचते हैं। वो हमेशा 24 के 24 घंटे, 4 घंटे सोते हैं, 3 घंटे सोते हैं और लोगों के सुख सुविधा के लिए सोचते रहते हैं। वो तो आदरणीय नेता है, विकास पुरुष है। नरेंद्र मोदी जी की तुलना थोड़ी ना किसी नेता से हो सकती है। नहीं, मैं ये नहीं बोला, मैं बोला कि जैसे एनडीए का प्रचार जो है जी नरेंद्र मोदी जी करेंगे जी, तो एनडीए और एलजेपी तो एक थी ना पहले जी, तो यही बोल रहे हैं कि क्या एलजेपी का भी प्रचार करेंगे नरेंद्र मोदी? हम आज भी भारत सरकार में हमारी भागीदारी है, केंद्र में हमारी आज भी भागीदारी है और नरेंद्र मोदी जी प्रचार करेंगे। ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी जी कहेंगे जो अच्छा काम करेंगे उनको वोट दीजिए। तो जो अच्छा काम करेंगे उनको वोट दीजिए, जो लोगों की सेवा करेंगे उनको वोट दीजिए, जो लोगों के बारे में सोचेंगे उनको वोट दीजिए। नरेंद्र मोदी जी तो ऐसा ही कहेंगे, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। तो बब्बन जी है ना, गरीब का बेटा है ना, दिक्कत क्या है? नरेंद्र मोदी जी प्रचार कर रहे हैं यही कहने के लिए ना, लोगों को जागरूक कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। मेरे सब वो तो कहेंगे कि सीधा फूल पे बटन दबाइए, देखिए, झोपड़ी पे थोड़ी बोलेंगे। देखिए, हम कहाँ कह रहे हैं क्या यहाँ पर फूल है? मतलब यहाँ जो है, हमको लगता है कि अररिया में फूल पे बटन दबाइए, ऐसा नरेंद्र मोदी जी नहीं कहेंगे। यहाँ लोग झोपड़ी में फूल खिलाएंगे, यह हमको विश्वास है। और देखिए,
लोग एक दूसरे को समझते हैं, जनता लोगों को समझ रही है, लोगों ने पूरा मन बना लिया है। दिन भर में 200 से ज़्यादा फ़ोन कॉल्स मुझे यह कहने के लिए आते हैं कि आपने अच्छे उम्मीदवार को मौका दिया। तो हम लोग यहाँ जीत रहे हैं, जनता का आशीर्वाद हम लोगों को मिला है और मिलता ही रहेगा। जनता यह बात बेहतर ढंग से समझ रही है कि बब्बन सिंह जी ही हमारे नेता हैं, बब्बन सिंह जी हमारे दुख को समझ सकते हैं और बब्बन सिंह जी ही हमारे क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। विधानसभा की सीट को जीतते हैं तो क्या जो पब्लिक है उनका जो उम्मीद है उन पे खड़ा उतरने का काम करेंगे बब्बन जी? 100% बब्बन जी करेंगे। क्या हमने इसलिए पहले ही कहा कि घर बनाने में कितना तकलीफ होता है, बच्चों को पढ़ाने में कितना तकलीफ होता है, बेटी की शादी करने में कितना तकलीफ होता है, पेट चलाने में, खाने पीने में कितना तकलीफ होता है, यह तकलीफ देखे हैं बब्बन जी। एक गरीब परिवार से हैं, इनको पता है लोगों का दुख दर्द। तो बब्बन जी तो चाहेंगे ना कि जो दुख मैंने देखा है वो हमारे जनता के पास नहीं जाए, उसको दूर करने का बेशक प्रयास करेंगे। इसमें कोई दो मत और कोई दो राय नहीं है। हमारी पार्टी के साथ साथ बब्बन जी कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। हमारे पार्टी का विजन भी यही है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। बिहार को पहले स्थान पर ले जाना है देश में और हर एक बिहारी को एक नंबर बनाना है। एक नंबर कब बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? जब उनकी समस्याओं को दूर करेंगे। सिर्फ नली गली में अटके रहेंगे तो थोड़ी ना हमारा क्षेत्र विकास कर लिया है। यह पैमाना नहीं है। तो इस बात के लिए आप निश्चिंत रहें, बब्बन जी बेहतरीन कार्य करेंगे। इनको जनता मौका दे रही है इस बार और बब्बन जी लोगों की सेवा करेंगे। आप इसके लिए निश्चिंत रहें, बब्बन जी से बेहतर और कोई हो भी नहीं सकता है। अपना अररिया न्यूज़ को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।